हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हमने ये जो अपनी सीरीज स्टार्ट की है जहां हम CMA फाउंडेशन की पूरी स्टडी मटेरियल डील कर रहे हैं रिलेटेड टू पेपर 2 दैट इज अकाउंट्स एंड कॉस्ट। उसमें आज हमारी पूरी की पूरी क्लास डेडिकेटेड है ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के पहले हमने पूरा चैप्टर नंबर 3 का दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के सारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी MCQs एंड ऑल पे डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उसकी क्लासेस नहीं की है तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। बट स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, फिर वो चाहे मैच द फॉलोइंग हो चाहे ट्रू एंड फॉल्स हो, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी ड्राफ्ट हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट के सारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हमने आपके इंस्टीट्यूट की जो बिट क्वेश्चंस हैं उसकी भी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई है एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। बेसिकली बिट क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे बिट क्वेश्चन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के ही बिट क्वेश्चंस एंड पास्ट ईयर पेपर पे डिस्कशन किया है। बट अभी स्टडी मटेरियल की बात करें तो हम स्टार्ट किए हैं पेपर 2 से, दैट इज अकाउंट्स एंड कॉस्ट, जहां आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट कंसाइनमेंट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंसाइनमेंट का MCQs। ये सारे डिस्कशन हम लोग स्टडी मटेरियल से ही कर रहे हैं, इसीलिए इसकी हमने कोई भी PDF या कोई भी नोट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं। रीजन बीइंग स्टडी मटेरियल हर एक स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होगा। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है रीसेंट एडिशन, तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का MCQ सेशन, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज आर रिकरिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रेकरिंग बोला है, इसका मतलब ही हम किसकी बात कर रहे हैं, उन खर्चों की जो ट्रेडिंग एंड PL में जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एंड PL में हम सिर्फ वो खर्चे डालते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और रेवेन्यू नेचर मतलब रेकरिंग नेचर। बट यहाँ क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछा है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता तो वो ट्रेडिंग में जाता, इनडायरेक्ट है तो वो PL में जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंस है। लोडिंग अनलोडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है। बट गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस की अगर बात करें तो गोडाउन में पहुंचने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट। और क्योंकि बेसिकली हम लोग कंसाइनमेंट देख रहे हैं, तो कंसाइनमेंट में होता क्या है कि जो दो पार्टी है, कंसाइनर एंड कंसाइनी, ये जब गुड्स भेजती है कंसाइनी को, तो गोडाउन पहुंचने तक, मतलब कंसाइनी के गोडाउन पहुंचने तक का जो खर्चा है उसको हम क्या मानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और गोडाउन पहुंचने के बाद के जो एक्सपेंसेस है, जैसे गोडाउन रेंट हो गया या गोडाउन पहुंचने के बाद गुड्स का इंश्योरेंस हो गया, वो बेसिकली किस तरह के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? और इसका बाइफर्केशन बहुत सिंपल है। जैसे आप लोग बाइफर्केशन करते हो ना मैन्युफैक्चरिंग में, कि गुड्स बनने तक के खर्चे को हम लोग लेते हैं डायरेक्ट खर्चा, और गुड्स बेचने के खर्चे को या गुड्स बनने के बाद के जो एक्सपेंसेस उनको हम क्या लेते हैं, इनडायरेक्ट। वैसे यहाँ पे भी तुम लोग याद रखना कि कंसाइनर कंसाइनी दो पार्टी है, तो कंसाइनर जब गुड्स भेजती है तो कंसाइनी तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम मानते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कंसाइनी के पास जैसे ही गुड्स पहुंच गया उसके गोडाउन में, उसके आगे के सारे खर्चे हम किस में लेते हैं, इनडायरेक्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, ऑन रिसीट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट्स। अब देखो, जब कंसाइनी को गुड्स रिसीव होता है ना, तो वो किसी भी तरह की कोई एंट्री पास नहीं करता। क्लियर? सिर्फ उसका काम क्या होता है कि एट द एंड ऑफ ईच कंसाइनमेंट और एट ईयर एंड वो एक अकाउंट सेल देता है, किसको, कंसाइनर को, जिसमें वो ये बताता है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा, कितना उसने एक्चुअल में सेल्स किया, किस रेट पे सेल किया एंड सो ऑन। क्योंकि कंसाइनी को इस पूरे प्रोसेस से सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, किससे, कमीशन से। तो वो कहीं पे भी कुछ भी मेंटेन नहीं करता, बल्कि कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है, कंसाइनर बनाता है। तो क्या कंसाइनी गुड्स मिलने पे किसी भी तरह की कोई एंट्री करेगा, नहीं करेगा। तो ऑप्शन दिया है परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट,
X sends out goods to Y costing rupees 1,50,000. Goods are to be sold at cost plus 33.13%. That is यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, इनवॉइस प्राइस की. The consignor asked consignee to pay in advance for an amount equivalent to 60% of sales value. The amount of advance will be. अब देखो ये चीज़ कह रहा है कि X ने कितने का गुड्स भेजा है, 1,50,000 का. X ने बोला कि ये गुड्स जब आप मार्केट में सेल करोगे तो कॉस्ट, दैट इज मान लो कॉस्ट है 100, तो 100 पे मत बेचना बल्कि 133.33 पे सेल करना. तो यहाँ देखो सेल वैल्यू कितनी हो गई, बेसिकली इनवॉइस प्राइस या सेल वैल्यू कितनी हो गई 133.33%. और कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सेल्स वैल्यू आएगा उसका आपको कितना देना है एडवांस, 60%. तो पहले 1,50,000 जो कि कॉस्ट पे है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 133.33% पे और फिर उसका 60% हम लोग कैलकुलेट करेंगे. क्लियर? देखो ये 1,50,000 जो कि कॉस्ट है ये कितनी है 100%, तो इसका 133.33% कितना हो जाएगा 2 लाख, और 2 लाख का 60% कितना हो जाएगा 1,20,000. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1,20,000, क्योंकि क्वेश्चन में देखो साफ लिखा है कि 60% किसका, सेल्स वैल्यू का. अगर कॉस्ट का लिखा होता तो सीधे 1,50,000 का 60% निकालते, बट क्योंकि सेल्स वैल्यू का लिखा है इसलिए पहले हमने इसको कन्वर्ट किया फिर उसका 60% एडवांस निकाला. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 सेंट आउट टू कंसाइनर 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. द लोडिंग अमाउंट विल बी. अब देखो ये जो 2,40,000 है ये क्या है, इनवॉइस वैल्यू है और हमने कितने पे सेंड किया 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो लेस से कॉस्ट कितना है 100, उस पर 20% प्रॉफिट 20 इज इक्वल टू 120. ये क्या हो गया इनवॉइस प्राइस, और मेरे पास इनवॉइस प्राइस कितनी है 2,40,000. तो अगर 2,40,000 120 प्राइस पे है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा अबाउट लोडिंग प्राइस, तो 20 की वैल्यू कितनी, यही ना बोल रहा है. तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000. दैट इज ए. क्लियर है ना ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास इनवॉइस वैल्यू दी है 2,40,000 और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंसाइनी है वो कितने पे भेज रहा है, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो देखो ये इक्वेशन बनेगा और हम बार बार बता चुके हैं पहले की क्लासेस में भी कि इसके लिए हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की है जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहां हमने ये बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स. तो वहां से ये टॉपिक आप फर्दर क्लियर कर सकते हो. तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि 2,40,000 120 पे वैल्यू है तो 20 दैट इज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी 40,000 की. क्लियर? इसका मतलब हमने गुड्स कितने का दिया, कॉस्ट कितने की थी 2 लाख और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया 40,000. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ. अब देखो जो गुड्स भेजा जा रहा है कंसाइनर के थ्रू वो उसके लिए क्या है, वो उसकी इन्वेंट्री है. वो कंसाइनर के लिए क्या है, उसकी इन्वेंट्री तो है, इन्वेंट्री का ही तो वो कुछ पार्ट दे रहा है गुड्स मार्केट में सेल करने के लिए. तो बेसिकली जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करते हैं या स्टॉक को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को भी ट्रीट करेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रियल अकाउंट, रीजन बीइंग ये असेट है. नेक्स्ट, out of the given option which cannot be treated as part of cost of purchase for valuing stock on hand. मतलब कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें से क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, पैकिंग, ऑक्ट्रॉय, डिलीवरी चार्जेस और फ्रेट. बट ऑब्वियस डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस क्यों होगा, क्योंकि सिंपली हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं कंसाइनमेंट में तो हम लोग इसमें वो सारे एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करते हैं जो अप टू गोडाउन्स के होते हैं. याद होगा कि इसमें हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं लेते हैं बल्कि वो सारे खर्चे भी लेते हैं आइदर कंसाइनर और कंसाइनी के जो अप टू गोडाउन मतलब गोडाउन पहुंचने तक का जो खर्चा होता है वो सारा खर्चा भी हम कहाँ इंक्लूड करते हैं इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. तो अगर कंसाइनर से रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो भी इंक्लूड करते हैं और कंसाइनी को पे करना है तो वो भी इंक्लूड करते हैं. बट गोडाउन पहुंचने के बाद का जो खर्चा है क्या वो हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करते हैं, नहीं. और डिलीवरी चार्जेस कब होगा, जब आप गुड्स को डिलीवर करोगे. गुड्स को तभी तो डिलीवर करोगे जब आपके वो गोडाउन में पहुंच जाएगा. क्लियर? तो इसका मतलब पैकिंग, ऑक्ट्रॉय और फ्रेट तो यूज करेंगे बट डिलीवरी चार्जेस यूज नहीं करेंगे या डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं करेंगे इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, X sends out 100 bags to Y costing rupees 1,000 each. 60 bags were sold at 10% above cost price. Sales value will be. अब देखो सेल्स वैल्यू पूछा है तो पहले हम लोग
जितना सेल्स हुआ है उसकी कॉस्ट निकाल लें। कह रहा है कि उसमें से 60 बैग सेल्स हुए हैं और हर एक बैग कितने का है, 1000 का, तो 60 इंटू 1000 दैट इज 60,000। और ये कितने पे सोल्ड हुआ है, 10% अबव कॉस्ट, तो इसमें ऐड कर दें 10%, दैट इज 60,000 का 10% 6000, तो ओवरऑल सेल प्राइस कितनी है, 66,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 66,000। ये डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते थे कि 60 इंटू, अगर एक बैग की कॉस्ट है 1000 और उसको बेचा गया है 10% अबव कॉस्ट, तो इसका 110% अगर हम निकाल लें तो मेरे पास वैल्यू आ जाती 1100, और हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे 1100 से, तो मेरा आंसर आ जाता 66,000। क्लियर? दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 66,000। नेक्स्ट, द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हमें पता है कि कंसाइनमेंट को हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कंसाइनमेंट में जो भी एंट्रीज होती है वो होती है ऑन बेसिस ऑफ अक्रूवल। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके लिए पेमेंट किया है या नहीं किया है तो भी आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, भले आपने उसके लिए रिसीव किया हो या ना किया हो तो भी आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। तो बुक्स हमेशा कैसे मेंटेन होती है, ऑन अक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट, सेल ऑफ गुड्स, हैबिटेशन ऑफ गुड्स, शिपमेंट ऑफ गुड्स और मॉर्टगेज ऑफ गुड्स। अगर कंसाइनमेंट देखा जाए तो होता क्या है कि जो कंसाइनर है वो चाहता है कि उसका गुड्स सेल हो जाए मार्केट में, तो इसके लिए वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको हम कहते हैं कंसाइनी। तो बेसिकली कंसाइनमेंट में वो अपना गुड्स क्या करता है, भेजता है किसको, कंसाइनी को, और कंसाइनी फिर मार्केट में उसको सेल करता है। बट अगर कंसाइनमेंट के बारे में बात करें तो कंसाइनमेंट क्या है, शिपमेंट ऑफ गुड्स, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। अगर कंसाइनर की बात करें तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करता है, कमीशन अकाउंट ओपन नहीं करता, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी ओपन करता है और कंसाइनीज का पर्सनल अकाउंट भी ओपन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। आप देखो जो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास होता है उसके लिए कंसाइनी तो कोई एंट्री नहीं करता, बट कंसाइनर क्या एंट्री करता है अपनी बुक्स में, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री पास करते हैं ना हम लोग, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। या कह सकते हो कि जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो भी याद होगा कि हम लोग बाई साइड दिखाते हैं, बाई इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, याद है। तो इसका मतलब डेबिट हम किसको करेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट को। ऑप्शन देखो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट। आंसर होगा ए, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, दैट इज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, X of Kanpur sends out 100 boxes to Y Delhi costing 200 each at an invoice price of 220 each. Goods sent out on consignment to be credited in journal trading will be। आप कह रहे हैं कि जो गुड्स भेजा गया है किस पे, कंसाइनमेंट पे, आप उसको जर्नल ट्रेडिंग अकाउंट में किस पे रिकॉर्ड करोगे। कितना गुड्स भेजा है, 1000 है, कितने का, 200 का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 और इनवॉइस प्राइस कितनी है 220। तो हम सबको पता है कि अगर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए और इस साइड लिख दें 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर हम लोग 220 पे दिखाएं तो सीधे क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 220। बट फिर जितने की लोडिंग हुई है दैट इज 20 रुपीज़ जो एक्सेस है उसके लिए हमें एंट्री करनी होती है बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 इंटू 20। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है उसको नलीफाई करते हैं और बुक्स में इसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एट कॉस्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 200 दैट इज 2 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, पहले तो समझो कि व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। अब देखो जब भी कंसाइनर अगर मान लो डायरेक्ट मार्केट में गुड्स सेल कर दे, इफ इन केस मान लो वो मार्केट में गुड्स सेल करे, तो उस केस में सेल के टाइम क्या होता है, आपको इनवॉइस देनी होती है। इनवॉइस में ये लिखा रहता है कि आपने कितना गुड्स सेल किया, कितनी यूनिट सेल की, कितनी क्वांटिटी सेल की, किस प्राइस पे सेल की, है ना। बट अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो उस केस में वो इनवॉइस तो नहीं दे सकता। अब इनवॉइस नहीं देगा तो कंसाइनर के पास रिकॉर्ड कैसे होगा या प्रूफ कैसे होगा कि उसने कंसाइनी को कुछ गुड्स भेजा है। तो उसके लिए वो इनवॉइस तो नहीं बना सकता बट प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाता है। एंड व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस? प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज अ काइंड ऑफ इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस बिल्कुल इनवॉइस जैसा दिखता है बट वो ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होता है।
सिर्फ एक प्रूफ के तौर पे कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस देता है, जिसमें बेसिकली सारी चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल इनवॉइस जैसी होती है, जहाँ पे क्वांटिटी, सेल प्राइस, पर यूनिट सब कुछ मेंशन होता है, बट वो ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होती। एंड प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि एक काइंड ऑफ प्रूफ होगा किसके पास, कंसाइनर के पास, कि उसने कंसाइनी को गुड्स भेजा है। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको देता है? कंसाइनर देता है कंसाइनी को, दैट इज बी। नेक्स्ट, कमीशन विल बी शेयर्ड बाय। अब देखो, अगर कमीशन की बात करें तो बेसिकली ये जो कंसाइनमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, इसमें कंसाइनर का ये फायदा होता है कि उसका गुड्स मार्केट में सेल होता है, और कंसाइनी को इस पूरे के पूरे प्रोसेस से सिर्फ किस चीज़ से मतलब होता है? अपने कमीशन से। उसको और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो ये पूरा प्रोसेस क्यों करता है? सो दैट उसको कमीशन मिल सके। तो कमीशन किसको मिलता है? सिर्फ कंसाइनी को, दैट इज बी। लास्ट, X of Mumbai sends out certain goods at cost plus 25%. Invoice value दी है 2 लाख। 4/5 of the goods were sold by consignee at rupees 1,76,000. अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस। द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी, कह रहा है कमीशन कितना मिलेगा? इनवॉइस वैल्यू पे 2% मिलेगा, और अगर आपने इनवॉइस वैल्यू से ज़्यादा पे बेचा है तो जितने ज़्यादा पे बेचा है उसका 10%। क्लियर? अब देखो, हमारे पास इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 4/5 कितना हो गया? 1,60,000। तो कह रहे हैं कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू पे कितना मिलेगा? 2%। तो 1,60,000 का 2% कितना हो गया? 3,200। क्लियर? आगे कह रहा है कि 10% मिलेगा ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस। देखो, उसने बेचा कितने पे? 1,76,000 पे, और इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 1,60,000। तो इसका मतलब उसने 16,000 ज़्यादा पे मार्केट में सेल किया है, तो उस पर कितना मिल रहा है? 10%। मतलब एडिशनल कमीशन कितना मिलेगा? 1,600। टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी हो गई कमीशन की? 4,800। दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि सिंपली क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनवॉइस वैल्यू पे 2%। तो देखो, इनवॉइस वैल्यू पे हमने 2% निकाला है, और इनवॉइस वैल्यू से ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो 10% मिलेगा सरप्लस पे। तो ये सरप्लस पे हमने कैलकुलेट किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 4,800।